ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसाइनोटिक हार्ट डिज़ीज़। अच्छा, एसाइनोटिक हार्ट डिज़ीज़ के लिए मैं कुछ पॉइंट आपको बता रही हूँ, पहले से नोट कर लें आप, ठीक है। एसाइनोटिक हार्ट डिज़ीज़ में क्या होता है, प्लीज़ इसको राइट करें अपने पास ताकि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना हो, सही है। पहले तो इसमें लेफ़्ट टू राइट शंट होता है। लेफ़्ट टू राइट शंट का मतलब ये है कि बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहता है थ्रू आउट द लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कभी कभार पेशेंट सिम्प्टोमेटिक भी हो जाता है। हाउ कम सिम्प्टोमेटिक इस तरीके से होता है कि कोई सेप्सिस हो जाए बॉडी के अंदर, कोई ट्रॉमा हो जाए बॉडी के अंदर, या कोई ऐसी स्टेट हो जाए जिससे बॉडी प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में चली जाए, ठीक है। प्रोलॉन्ग स्ट्रेस ये है कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटस है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, बहुत ज़्यादा जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इस तरह की चीज़ें अगर बॉडी में होती हैं, प्लीज़ रिमेंबर, अगर इस तरह की चीज़ें बॉडी में होती हैं तो बॉडी में थ्रोम्बोएम्बोलिक स्टेट आ जाती है, बॉडी में छोटे छोटे से क्लॉट्स बनते हैं। ट्रॉमा में तो बनते ही हैं, आप सबको पता है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे से क्लॉट्स होते हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं, मूविंग क्लॉट को क्या कहते हैं, एम्बोलस। ये एम्बोलस जो होते हैं ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहे होते हैं। जब ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा से हार्ट में जाते हैं, ठीक है, जब ये सुपीरियर या इन्फीरियर वेना कैवा से हार्ट में जाते हैं तो इन छोटे छोटे सुराखों की वजह से एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के छोटे छोटे ये जो डिफेक्ट हैं, खुले हुए छोटे छोटे सुराख, इसकी वजह से क्या होता है कि इन्हें ईजी एक्सेस मिल जाता है कि ये हार्ट के अंदर ही अंदर सर्कुलेट करते हैं और ये वहाँ पे परसिस्ट कर कोई बड़ा सा इन्फाक्ट भी बना सकते हैं और ये किसी वेसल में फंसकर मायोकार्डियल इन्फाक्शन या पल्मोनरी इन्फाक्शन भी करवा सकते हैं, ठीक है। आई बस समझ में, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। अब मैं सिंपली यहाँ पे रीड आउट करूँगी क्योंकि यहाँ पे इतना कोई डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो होता है हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक होता है एट द बर्थ, मे मैनिफेस्टेड वीक और लेटर और रिमेन एसिम्प्टोमेटिक थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। बात वही सिंपल सी बात है कि ये एसिम्प्टोमेटिक भी रहता है। मोस्ट स्मॉलर डिफेक्ट सेल्फ रिजॉल्व हो जाते हैं। लार्ज डिफेक्ट इफ़ लेफ्ट सर्जिकली अनट्रीटेड कॉज इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड इंक्रीज लेफ्ट वॉल्यूम ओवरलोड विच में कॉज टू हार्ट फेलियर। अच्छा, होता ये है कि अगर आप किसी को पल्मोनरी ब्लड फ्लो कब इंक्रीज़ होता है, जब अच्छी ऑक्सीजन होती है, ठीक है। जब अब अच्छी ऑक्सीजन होती है या जब हम हाइपर वेंटिलेट कर रहे होते हैं तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हाइपर ऑक्सीजन, अच्छी ऑक्सीजन ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द हार्ट भी अच्छा हो जाता है। ज़्यादा पल्मोनरी ब्लड फ्लो, ज़्यादा अच्छी ऑक्सीजनेशन, ज़्यादा हार्ट टूवर्ड्स द लेफ़्ट एट्रियम, तो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल का लोड बढ़ जाता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम ओवरलोड होने की वजह से क्या हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है। तो इस तरह के पेशेंट ज़्यादातर हार्ट फेलियर को प्रोग्रेस करते हैं। और वही बात मैंने जो आपको बताई कि ऑक्सीजन सैचुरेशन इंक्रीज़ हो जाती है इन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल में भी ऑक्सीजन सैचुरेशन इसमें इंक्रीज नज़र आती है। वाई इंक्रीज नज़र आती है, बिकॉज सारा लेफ़्ट टू राइट शंट है, सारा लेफ़्ट टू राइट शंट है क्योंकि लेफ़्ट साइड आपका ऑक्सीजनेटेड होता है। फिर आपका एक VSG होता है, तो आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ये राइट वेंट्रिकल को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देता है और उसके नीचे पल्मोनरी आर्टरी को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। दैट्स हाउ ऑक्सीजन सैचुरेशन इज़ इंक्रीज इन ऑलमोस्ट 3 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। 3 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट में ऑक्सीजन सैचुरेशन इंक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ VSD। आपका राइट लेफ्ट एट्रियम भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है और VSD की वजह से आपका राइट वेंट्रिकल भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंक्रीज कर रहा है। और दैट इज़ हाउ जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है उसमें भी ऑक्सीजन की का प्रेशर ज़्यादा होता है। दैट्स हाउ पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और जब पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो कार्डियक लेफ्ट हार्ट का कार्डियम वॉल्यूम लोड ओवरलोड इंक्रीज होता है और फिर विच में लीड टू हार्ट फेलियर इन द लेटर लाइफ। बहुत अर्ली नहीं होता, लेटर लाइफ में, ठीक है।
ओके, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ऑल्सो रिमेन एसिम्टोमेटिक थ्रू आउट द लाइफ। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब मैंने आपको कल क्लास ली थी, जिन लोगों ने ली थी उनको मैंने बताया था कि हमारे पास जो है बिटवीन द टू एट्रियाज हमारे पास एक सेप्टम फॉर्म होता है, और वो सेप्टम बनता है ओस्टियम प्राइमम और ओस्टियम सेकेंडम की वजह से। अब अगर किसी के ओस्टियम सेकेंडम में डिफेक्ट आ जाता है, यानी ओस्टियम सेकेंडम जो है वो फेल टू फ्यूज़ विद द एंडोकार्डियल कुशन, तो हमारे पास एक डिफेक्ट रह जाता है विच इज़ कॉल्ड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ज़्यादातर इसकी वजह से होता है, ठीक है। और इसमें भी वही चीज़ है जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि जब भी इसमें पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा या ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी पेशेंट को, तो पेशेंट में जो है वो आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम ओवरलोड होगा और हार्ट फेलियर हो जाएगा। दूसरी पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई वाली कहानी मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जब भी बॉडी में कोई स्ट्रेस होता है तो उसमें बहुत सारे छोटे मूविंग क्लॉट्स बनते हैं जिनको हम एम्बोलाई कहते हैं, और उन एम्बोलाई को फ्री टू एक्सेस मिल जाता है इन छोटे छोटे सेप्टम की वजह से कि वो हार्ट में सर्कुलेट करते हैं, और फिर ये एम्बोलाई कभी भी आगे चल के इन्फार्क्ट करवा सकते हैं। ख़ासतौर पर अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं इन दीज पेशेंट। तो आपने याद सिंपल ये बात याद रखनी है जो मैं यहाँ पे अभी टाइप करके आपको बता रही हूँ कि पहली चीज़ के मोस्ट कॉमन। अब यहाँ पे पहले हम MCQ समराइज़ कर लेते हैं ताकि आप आगे चलने से पहले आपको चीज़ें पता हों, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने ना एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की समरी है जो आपने याद रखनी है। पहले तो आप इसमें एक चीज़ नोट डाउन कर लें कि लेफ़्ट टू राइट शंट में सबसे ज़्यादा कॉमन VSD होता है, देन ASD होता है और देन PD होता है, और ये थ्रू आउट द लाइफ एसिम्टोमेटिक रहते हैं। अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का आपने याद रखना है कि ये क्लोज स्पॉन्टेनियसली या फिर ये सेल्फ रिजॉल्विंग होता है। लार्ज VSD कैन कॉज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ओवरलोड एंड मे लीड टू हार्ट फेलियर लेटर इन द लाइफ। इन द VSD ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल्स में बिकॉज ऑफ द लेफ्ट टू राइट शंट, ओके। अब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमन जो होता है इसका फेलियर सेकेंडम का फ्यूज़ होना होता है कि ये फ्यूज़ नहीं हो पा रहा है एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट से। दूसरी इसकी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि इसमें करेक्टरिस्टिक ऑस्कल्टेशन फाउंडिंग, ठीक है, ये सिर्फ इसी में होती है और किसी में भी नहीं होती। अभी आप एग्ज़ाम दें, चाहे आपका पार्ट 1 का एग्ज़ाम हो चाहे आपका रेजिडेंसी का एग्ज़ाम हो, यू नीड टू रिमेंबर कि आपके ASD में जो होती है फाइंडिंग वो फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ S2 हार्ट साउंड होती है, ठीक है। ये एक इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर है, आपने इसको याद रखना है। दूसरा ASD में इवेंचुअली लीड टू हार्ट फेलियर इन द लेटर लाइफ एंड लेफ्ट अनट्रीटेड, ठीक है, तो ये आगे चल के ये भी हार्ट फेलियर करा देता है। पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई वाला क्वेश्चन याद रखना है कि जब भी पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई का सवाल आएगा तो आपने आंखें बंद करके ASD को चूज़ करना है क्योंकि ये ASD में ज़्यादातर पैराडॉक्सिकल एम्बोलाइज होते हैं और एसोसिएशन होती है इसकी डाउन सिंड्रोम से। डाउन सिंड्रोम्स के जितने भी पेशेंट होते हैं उनके अंदर ASD होता है, ठीक है। कौन सा हार्ट डिफेक्ट होता है डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में? ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये क्वेश्चंस आपके जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं रिगार्डिंग योर FCPS पार्ट 1 एग्ज़ाम। तो होपफुली इतना आपको क्लियर हो गया है। ओके, थर्ड एनॉमली है हमारी पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के लिए आपने याद रखना है कि देयर इज़ एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड द सिस्टेमिक आर्टरी। सिस्टेमिक आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में एक एबनॉर्मल सा कनेक्शन होता है जिसकी वजह से पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होता है। इसके जो हाई यील्ड पॉइंट्स आपने याद रखना है कि फीटल लाइफ में, ठीक है, यानी कि मदर की बॉडी के अंदर जब बच्चा होता है फीटल लाइफ में ये राइट टू लेफ्ट शंट होता है और न्यू नेटल लाइफ में इसमें फिर लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो जाती है, सही है। और इसमें आपने वही वाली पुरानी बात है कि वॉल्यूम ओवरलोड होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल हार्ट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं। इसका करेक्टरिस्टिक्स मशीनरी मरमर जो होता है वो मशीनरी मरमर होता है। इसको क्लोज करने के लिए हम एंडोमिथासिन देते हैं, एंडोमिथासिन देते हैं जो कि PDA को क्लोज करता है बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम रिलेटेड हैं जो मैंने यहाँ समराइज कर दिए हैं, ठीक है। अगर हम PDA को टाइमली क्लोज नहीं करते इट मे प्रोग्रेस टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड आइसवेंगर सिंड्रोम कॉजिंग द रिवर्सल ऑफ शंट, यानी फिर ये राइट टू लेफ्ट शंट बना देता है। और इसकी क्लासिक कॉम्प्लिकेशन ये होती हैं, इस केस में साइनोसिस होती है, लेटर ऑफ लाइफ में साइनोसिस होती है जिसको हम डिफरेंशियल साइनोसिस कहते हैं, यानी कि इसकी पूरी बॉडी में साइनोसिस नहीं होती। एक्सट्रीमिटीज़ विद रिलेटिवली नॉर्मल अपर एक्सट्रीमिटीज़ वाइल लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में साइनोसिस होती है, ठीक है। तो आपने इसके ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि इसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर साइनोसिस होती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट PDA।
ओके जी, पीडीए के बाद है अब आइसमेंगर सिंड्रोम। तो आइसमेंगर सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे पास अगर वीएसडी हो, एएसडी हो या पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस हो, तो अनकरेक्टेड लेफ़्ट टू राइट शंट्स जो होते हैं, ठीक है, अगर ये शंट्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हमारे पास क्योंकि राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करते हैं ये सारे शंट्स, तो इसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी में भी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। पल्मोनरी आर्टरी में अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हाइपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स को डिलीवर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिमॉडलिंग ऑफ वेस्कुलेचर इन द पल्मोनरी सिस्टम हो जाता है। और ये रिमॉडलिंग ऑफ पल्मोनरी वेस्कुलेचर जो है वो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन कराती है, ठीक है। और फिर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन की वजह से जो है वो राइट वेंट्रिकल, इसकी कंपनसेशन में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है, सही है। इसकी क्लासिकल प्रेजेंटेशन ये है कि ये भी लेट एज में साइनोसिस और क्लबिंग के साथ और पॉलीसाइथीमिया के साथ प्रेजेंट करता है। तो आइसमेंगर सिंड्रोम को हम सिंड्रोम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये वेंट्रिकुलर एट्रियल या फिर पीडीए के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से होता है, कि इसकी वजह से जो है वो पल्मोनरी वेस्कुलेचर को ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे रिमॉडलिंग चेंज हो रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन जनरेट होती है। सो दिस इज़ आइसमेंगर सिंड्रोम। अच्छा जी, तो आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा जो होती है, कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा में क्या होता है, एओर्टिक नैरोइंग हो जाती है एट द पॉइंट ऑफ इंसर्शन ऑफ द डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। इसमें बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व होते हैं और इसमें जो है, और ये किसके साथ एसोसिएट करता है, ये एक सिंड्रोम के साथ एसोसिएट करता है जिसे हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो ये मोस्ट कॉमन टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल जितनी भी पेशेंट होती हैं उनके अंदर ये है जो है वो कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा होता है। अब कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बात बताएं। तो कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा में आपने एक बात याद रखनी है कि कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा में अपर ब्लड एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि इनका ब्लड प्रेशर हाई होता है और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का ब्लड प्रेशर लो होता है, ठीक है। अपर का हाई और लोअर का लो। अब क्या होता है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ का अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ सेरेब्रल हेमरेज, बैरी एनेरिज्म, एओर्टिक एनेरिज्म एंड पॉसिबली एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई ब्लड फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में होती हैं, जबकि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की जो है वो परफ्यूजन कम होती है। इस क्लासिकल पिक्चर को हम ब्रेकियोफेमरल डिले भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेकियोफेमरल डिले। तो कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा में आपने ये बातें याद रखनी हैं। टर्नर सिंड्रोम में होता है ये इसमें ब्रेकियल फेमरल डिले होता है और इसमें अपर एक्सट्रीमिटीज़ का ब्लड प्रेशर हाई होता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसमें जो है वो आर्च ऑफ एओर्टा की नैरोइंग हो जाती है एट द इंसर्शन ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग होती है इसके चेस्ट एक्सरे की। तो चेस्ट एक्सरे की सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या होती है कि इसमें नॉच नज़र आते हैं ऑन द चेस्ट एक्सरे। सही ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉच्ड अपीयरेंस ऑफ चेस्ट एक्सरे, तो कौन सा कार्डिक डिफेक्ट हो सकता है, तो नॉच अपीयरेंस ऑन चेस्ट एक्सरे पे आपका कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एसाइनोटिक हार्ट डिजीजेस। अब जो एंड में टेबल दिया हुआ है मैं उसको समराइज करने जा रही हूँ ताकि सारे रिस्क फैक्टर क्या हैं, और सबसे लास्ट में मैं डायग्नोस्टिक पॉइंट्स जो है वो सबके बताने वाली हूँ। ओके जी, अब ये टेबल डिस्कस करते हैं। दिस टेबल इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखना है कि जितने भी टेबल्स हैं ना फर्स्ट एड की, आपके एमसीक्यूज़ उसी से आते हैं। मेजॉरिटी एमसीक्यूज़ आपके 70% एमसीक्यूज़ उसी से आते हैं। फिर जो 5% होता है ना आपका, वो आपका होता है कि बेस्ट पासिंग स्कोर है आप सबका। बाकी 70 to 60% एग्जाम इन टेबल से ही आता है, तो आपने टेबल्स बहुत अच्छे से करने हैं। अब यहाँ पे जो है ना बहुत सारी लिखी हुई है एक्सपोजर, तो आपने याद रखना है कि फीटल अल्कोहल एक्सपोजर से क्या क्या सिंड्रोम्स हो सकते हैं। इसमें टेरेटोलॉजी ऑफ फेलेट सबसे इंपॉर्टेंट है, वीएसडी है, पीडीए है और एएसडी है। कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम, कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम में आपने याद रखना है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जो है ना वो सबसे ज़्यादा होता है कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम में। ये दिस इज़ द बेस्ट सेलेक्टेड ऑप्शन। बाकी जो हैं आपके पल्मोनरी आर्टरी और आर्टरी स्टेनोसिस और सेप्टल डिफेक्ट्स भी होते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला या बेस्ट चॉइस आंसर है दिस इज़ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। डाउन सिंड्रोम में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, एएसडी, और एएसडी की भी कौन सी फॉर्म, एवीएसडी, जिसमें एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट्स की वजह से एवीएसडी होता है, जो कि मोस्ट कॉमन होता है किसमें, डाउन सिंड्रोम में होता है। फिर आपका आता है इन्फेंट ऑफ द डायबिटिक मदर। तो इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर का मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, सबसे ज़्यादा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। फिर आप ये याद रख दीजिएगा ट्रंकस आर्टरियोसिस एंड ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, जिस पे मैं ज़्यादा कह रही हूँ वो ज़्यादा ही हैं, ठीक है। देन आपका आता है लिथियम एक्सपोजर। लिथियम एक्सपोजर से एप्स्टीन एनॉमली होती है। एप्स्टीन एनॉमली मैं आपको पीछे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में सबसे ज़्यादा कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा होता है, और किस टाइप का कॉक्टेशन एओर्टा होता है, बाइकस्पिड वाल्व एओर्टा, ठीक है। बाइकस्पिड वाल्व एओर्टा इसमें होता है, ये आपने याद रखना है।
विलियम सिंड्रोम में सुप्रावेंट्रिकल एआरटिक स्टेनोसिस होती है और 2q11 जो है उसमें जो है वो टेराटोलॉजी ऑफ फैलिड और ट्रंकस आर्टरियोसिस होता है। ठीक है, ये सारे आपने सिंड्रोम्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम्स हैं और ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमारा साइनोटिक और ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स करते हैं।